हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नॉलेज आइलैंड में। बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं रेसिस्टेंस के बारे में। जी हाँ बच्चों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जो भी वीडियोस आपको बैक टू बैक मिल रहे हैं उन सब को अच्छे से देख रहे होंगे और उन सारे टॉपिक को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है रेसिस्टेंस। आज हम लोग रेसिस्टेंस के साथ साथ रेसिस्टेंस को प्रभावित करने वाले यानी रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले जो जो मेन फैक्टर्स हैं उन सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं अच्छे से और डिटेल में। तो दोस्तों, वो सारे कारक क्या क्या है, वो सारे फैक्टर्स क्या क्या है जिनकी वजह से रेसिस्टेंस बढ़ता है या रेसिस्टेंस घटता है, इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करते हैं। तो फिर दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए सीधे चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन में। बच्चों, मुझे पूरा यकीन है कि आपने सबसे पहले रेसिस्टेंस वर्ड कहीं सुना होगा, तो वो सुना होगा ओम्स लॉ में। बिल्कुल, ओम्स लॉ का जब आप इक्वेशन बना रहे होंगे वहां पे सबसे पहले आपको एक लेटर मिला होगा आर, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में वो लेटर मिला होगा और जिसे हम लोगों ने कहा था रेसिस्टेंस। ओम्स लॉ में हमने देखा था ना कि V इक्वल्स टू आई आर, देखा था ना, और यहीं से R इक्वल्स टू मिला था हमें V बाय आई, और इसी R को हम लोगों ने नाम दे दिया था रेसिस्टेंस का, राइट। हालांकि मैंने ओम्स लॉ को जब बताया था, ओम्स लॉ जिस वीडियो में मैंने बताया हुआ है उसमें ये रेसिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र किया था, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग इसके बारे में बढ़िया से एकदम डिटेल में जिक्र करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये रेसिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, किसी सामान का नाम बिल्कुल नहीं है। ये एक गुण है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद एक गुण है। जिस तरह हम इंसानों में गुण मौजूद होता है ना, अच्छाई, बुराई, सच्चाई, ईमानदारी, ये सारे गुण हमारे अंदर मौजूद हैं। ये किसी सामान का नाम नहीं है, ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट किसी ऑर्गन का नाम नहीं है। ये नाम है हमारे बॉडी में मौजूद कुछ गुण का, कुछ प्रॉपर्टीज का। तो यहां पर रेसिस्टेंस वर्ड जो है ये भी एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है, ये एक गुण है, किसी ऑब्जेक्ट में मौजूद एक गुण है। पहला बात तो क्लियर हुआ। अब ये गुण आखिर किस तरह का है, इस रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये किस तरह का गुण दिखा रहा होता है। तो दोस्तों, रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, यानी कि रोकने वाला। जो चीजें रोक रही होती हैं किसी भी चीज को फ्लो होने से, वो चीजें कहलाती हैं रेसिस्टर। यानी जिस ऑब्जेक्ट में रेसिस्ट करने का प्रॉपर्टी मौजूद होता है, किसी ऑब्जेक्ट को फ्लो होने से रोकने का प्रॉपर्टी मौजूद होता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा रेसिस्टर। और उस रेसिस्टर के अंदर में जो गुण होता है रुकावट पैदा करने का, वो गुण कहलाएगा रेसिस्टेंस। होपफुली आपको रेसिस्टेंस और रेसिस्टर अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर किसी भी कंडक्टर में, हम लोगों ने अभी तक जाना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा होता है वो किसी कंडक्टर से होते हुए फ्लो कर रहा है। तो वो आखिर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से कैसे रोक रहा होता है। ऑब्वियसली किसी कंडक्टर में रेसिस्टेंस आता है, तो आता है कैसे, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक कंडक्टर बनाता हूं। तो दोस्तों, आपको मेरे ख्याल से पता होगा कि कंडक्टर होता क्या है। कंडक्टर वैसे चीज को कहते हैं जिससे होते हुए इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, जिससे होते हुए इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, फ्लो कर सके, उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर में भी तीन तरह के होते थे, एक गुड कंडक्टर, एक बैड कंडक्टर और एक इंसुलेटर। इंसुलेटर हालांकि कंडक्टर का हिस्सा नहीं है, ये अलग ही टाइप है। तो गुड कंडक्टर हम लोग कहेंगे। अब रेसिस्टेंस के टर्म में इसको एक बार डिफाइन कर देते हैं। हालांकि पहले हम लोगों ने जाना है कि गुड कंडक्टर जिससे होते हुए बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, तो गुड कंडक्टर। बैड कंडक्टर जिससे होते हुए इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा कम फ्लो करे, वो बैड कंडक्टर। और इंसुलेटर तो कह देते थे जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही ना करे। अब अगर रेसिस्टेंस के टर्म में अगर इसे डिफाइन करने बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत ही कम रेसिस्टेंस शो करे वो गुड कंडक्टर होगा। ऑब्वियसली जो कम रेसिस्टेंस शो करेगा तो उससे करंट ज्यादा अच्छा फ्लो होगा, रुकावटें कम होंगी तो करंट अच्छा फ्लो करेगा, तो वो गुड कंडक्टर कहलाएगा। वैसे कंडक्टर जिसमें रेसिस्टेंस अधिक हो वो बैड कंडक्टर कहलाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस अधिक तो करंट फ्लो कम, है ना। रुकावटें अधिक तो कम फ्लो करेगा। रोड में ट्रैफिक अधिक होगा तो आप उतना स्पीड गाड़ी नहीं चला पाएंगे। रेसिस्टेंस अधिक हो गया तो आपकी स्पीड कम हो गई, है ना। तो यहां पर भी गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। और इंसुलेटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंसुलेटर
वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें बहुत 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 अधिक रेसिस्टेंस होता है। ये बहुत अधिक होने की वजह से उससे करंट पास ही नहीं हो सकता है, जिसको हम लोग अपने एग्जाम्पल में डेली लाइफ में हम लोग जैम कहेंगे। जब रोड पूरी तरह से जाम होता है वो हो गया इंसुलेटर, क्योंकि वहां से आप क्रॉस करके निकल ही नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको समझिए आप। ये एक कंडक्टर मैंने बनाया है, तो कंडक्टर में प्रेजेंट क्या होते हैं, बहुत सारे एटम्स। ये सारी बातों को आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, करंट जब पढ़ रहे होंगे उस समय भी आपने इसको पढ़ा हुआ है अच्छे से। तो दोस्तों कंडक्टर में बहुत सारे एटम मौजूद होते हैं और बहुत सारे एटम्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम लोग करंट कह रहे होते हैं। वो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन जब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो हो रहा होता है, राइट। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसके बारे में बढ़िया से। इसे मैं थोड़ा सा पूरा सर्किट बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि वो एक्चुअली बना क्या है ना। सर्किट में इसे मैंने दिखा दिया। चलिए अब देखिए, तो जो मैं बात कर रहा था कि ये जो एटम्स, ये जो गोल गोल मैंने दिखाया ये एटम्स है, इस कंडक्टर के एटम्स हैं, और इन्हीं एटम से निकले हुए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यही मूव कर रहे होते हैं, यही किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो मैंने बताया हुआ है कि सर्किट में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। करंट का डायरेक्शन कैसे होता है, इस तरह से होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर हो रहा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरह से, इस तरह से, जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग इन इलेक्ट्रॉन्स का। जो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एटम से इन एटम से निकले हुए। तो बच्चों एक बात देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे, तो ऑब्वियसली ये जो एटम्स यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी एटम्स इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने से थोड़े तो रोकेंगे ना कहीं कहेंगे कि ये एटम्स खुद ही रेसिस्टर की तरह काम कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, ये खुद वो जो रोड में चल रहे हैं गाड़ियों की तरह काम कर रहे होंगे जो इन इलेक्ट्रॉन्स को पास होने से रोकेंगे। ऑब्वियसली रोकेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव करेंगे। जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो करने शुरू करेंगे, और जैसे ये फ्लो कर रहे होंगे तो ये जो एटम्स मौजूद हैं ये सभी एटम्स इन इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहे होंगे, और यही रोकने का गुण को तो हम लोग कह रहे होते हैं रेसिस्टेंस। तो कह सकते हैं ना कि दुनिया में जितने भी कंडक्टर होंगे सबके अंदर रेसिस्टेंस होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सारे कंडक्टर बने हुए होते हैं कैसे, इसी तरह से, यानी कि उसमें एटम्स होंगे, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कंडक्टर कहलाएंगे, और अगर उसमें एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में ये एटम्स खुद ही रोक रहे होंगे। क्लियर है ना दोस्तों। तो इसी को हम लोग कह रहे होते हैं यहाँ पर रेसिस्टेंस, और ये जो एटम्स हैं ये खुद रेसिस्टर की तरह काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने अभी बोला ही था कि दुनिया का कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं जो कि जिसमें रेसिस्टेंस मौजूद ना हो, वो सारे कंडक्टर्स में रेसिस्टेंस होगा ही होगा। अब किसी में रेसिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी में रेसिस्टेंस थोड़ा कम होगा। तो किसी किसी एटम्स से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी अच्छे से मूव कर लेते हैं तो उस कंडक्टर में कहेंगे रेसिस्टेंस बहुत कम होगा, और किसी किसी एटम से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी मुश्किल से अगर मूव कर रहे होते हैं तो कहेंगे कि वो बहुत ही बुरा कंडक्टर होगा, वो बैड कंडक्टर होगा। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको रेसिस्टेंस एकदम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब किसी किसी कंडक्टर में हम लोग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जिससे आप उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। रेसिस्टेंस को बढ़ा घटा सकते हैं, तो रेसिस्टेंस को बढ़ा घटा सकने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से आप रेसिस्टेंस बढ़ा घटा सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये रेसिस्टेंस अफेक्टेड होता है। अभी आपको यहीं से समझ में आएगा, ये जो अभी कंडक्टर मैंने बनाया है यहाँ पर, इसी से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जिससे ये रेसिस्टेंस अफेक्टेड होता है वो है बच्चों वायर का लेंथ।
तो एक यहां पर रिलेशन क्रिएट होता है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। एल क्या है यहां पर, एल है एक लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर बोलिए या लेंथ ऑफ द वायर बोलिए, एल। और आर क्या है, ये तो आपको पता ही है, आर रेसिस्टेंस है। तो अगर लेंथ बढ़ाएंगे किसी भी कंडक्टर का तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ घटाएंगे किसी भी कंडक्टर का तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। यानी अगर आप वायर बहुत अधिक लंबी लेंगे तो वहां पर बोलेंगे रेसिस्टेंस भी काफी अधिक हो जाएगा, उससे करंट बहुत अच्छा फ्लो नहीं करेगा, उससे करंट को काफी रुकावटें होंगी। क्योंकि देखिए L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, लेंथ रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना अधिक आप लेंथ बढ़ाएंगे उतना अधिक रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा उस वायर में। तो वो आखिर किस लिए होता है? तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो गया होगा कि वायर को यदि मैं बहुत लंबा कर दूं, बहुत लंबा कर दूं, तो उससे होते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स ये मूव करेंगे तो ऑब्वियसली उसके एनर्जी धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, एनर्जी लेवल कम होते चले जाएंगे। तो जितनी लंबी वायर आप लोगे उससे इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में काफ़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि उसमें एटम्स ज़्यादा मिलेंगे, उसमें रेसिस्टेंस अधिक क्रिएट हो जाएगा, और रेसिस्टेंस अधिक क्रिएट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से फ्लो नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो फैक्टर हुआ वो क्या हो गया आपको, ये लेंथ, रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाला सबसे पहला फैक्टर हो गया लेंथ। तो लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। ठीक है बच्चों, होपफुली ये पहला चीज समझ में आया। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा होता है बच्चों, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप देखिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं ये पार्ट को, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो यहां पर, ये पार्ट, जितने पार्ट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है, चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको यहां से अगर इससे दिखाने की कोशिश करूं तो ये जो यहां सामने का जो पार्ट देख रहे हैं, ये सामने का पार्ट, इसी को कहते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जितना बड़ा जगह है इसी जगह को हम लोग कह रहे होते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये कंडक्टर में मैंने यहां पर दिखाया भी आपको। तो इसको आप मोटाई भी समझ सकते हो, तार का मोटाई, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को तार का मोटाई समझ सकते हो कि जितना मोटा तार उतना रेसिस्टेंस कम, क्योंकि यहां रिलेशन क्या दिखा रहा है कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना अधिक बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस उतना कम हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम करेंगे रेसिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने का मतलब तार मोटा होगा ना, जितना अधिक मोटा तार लेंगे उतना कम रेसिस्टेंस होगा, यानी कि उतना अच्छा करंट फ्लो करेगा। मोटे तार में करंट अच्छा फ्लो करेगा और पतले तार में करंट कम फ्लो करेगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप घटा दिए तो रेसिस्टेंस ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। इसीलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग जितने भी हैवी लोड वाले ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है उसमें हमेशा मोटा वायर दिया रहता है। आप नोटिस कीजिएगा अपने घरों में, चाहे आप फ्रिज देख लीजिए या फिर वॉशिंग मशीन देख लीजिए, या आप किसी भी हैवी लोड वाले जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उनमें मोटे वायर दिए जाते हैं। और मोटे वायर क्यों दिए जाते हैं, इसी की वजह से। ये जो रिलेशन अभी मैंने बताया ना कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, या बोलेंगे कि ये रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसी वजह से हम लोग मोटे वायर का इस्तेमाल करते हैं हैवी लोड वाले ऑब्जेक्ट में। समझ में आया? तो अब तीसरा फैक्टर की ओर चलते हैं। अब तीसरा फैक्टर होता है बच्चों किसी भी कंडक्टर का मटेरियल, यानी कि आप किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं कंडक्टर को बनाने में, यानी कि आप किस तरह का कंडक्टर ले रहे हैं। यदि आप एल्यूमिनियम ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रेसिस्टेंस शो करेगा, यदि आप कॉपर वायर ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा कम रेसिस्टेंस शो करेगा। तो जितना कम से कम रेसिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट आप लेंगे, जितना कम से कम रेसिस्टेंस वाले आप वायर ले सकते हैं, जिसमें सबसे कम रेसिस्टेंस होंगे वो उतना अच्छा कंडक्टर माना जाएगा। तो तीसरा फैक्टर, रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले तीसरे फैक्टर क्या हो जाएंगे, टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल, आप किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं कंडक्टर को बनाने में, टाइप्स ऑफ मटेरियल। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग
एक और फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। 3 फैक्टर तो अभी हमें समझ में आया कि लेंथ अगर बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस घट जाएगा, और टाइप ऑफ मटेरियल यानी कि कह सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, इस टाइप को यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप किस तरह का नेचर वाले मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी आपका रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा, है ना। अब अगला आता है टेम्परेचर। आपके टेम्परेचर पे भी उसका किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा होगा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों रेसिस्टेंस बढ़ता घटता है टेम्परेचर की वजह से भी। अब ये कैसे घटता बढ़ता है इसको थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में यदि टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर यानी कि जैसे हीट देंगे, तो उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो अधिक मूव करने लगेंगे, उसमें ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा, और एनर्जी आ जाएगा तो वो एटम्स कुछ ज़्यादा ही मूव करेंगे, एटम्स भी मूव करने लग जाएंगे। हालांकि हम लोग पढ़े हुए हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी वो खुद ही मूव करते रहना चाहते हैं, ऑलवेज वाइब्रेट करते रहते हैं, लेकिन जैसे अगर उसमें टेम्परेचर दे देंगे तो वो और अधिक वाइब्रेट करेंगे और अधिक मूव करने लगेंगे। तो बच्चों सोचो कि किसी कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ यदि ये जो एटम्स हैं ये भी वाइब्रेट करने लगे, ये भी काफ़ी मूव करने लगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में और दिक्कतें आएंगी या नहीं आएंगी? ऑब्वियसली आएंगी। इससे नहीं तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, तो आगे बहुत सारी गाड़ियां हैं, वो ऑलरेडी आपको रेसिस्ट कर रही हैं, वो रेसिस्टेंस क्रिएट वहां पे कर रही हैं, लेकिन वो आगे की गाड़ियां सपोज ऐसे ऐसे करके चलने लग जाए, वो गाड़ियां एक दूसरे को इधर उधर करते हुए गाड़ी चलाने लग जाए, आगे वाले जितनी भी गाड़ियां हैं, तो आपके लिए ज़्यादा रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा कि नहीं? अगर आगे में बहुत सारी गाड़ियां हैं तो वो ऑलरेडी आपके लिए रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर वो सीधे चले जा रहे हैं तो आप किसी तरह से कटाते छटाते आप निकल जाओगे। लेकिन अगर वो गाड़ियां खुद काफ़ी रैंडमली इधर से उधर मूव करते हुए चल रही हैं तो फिर आपके लिए तो और अधिक मुश्किल हो जाएगी, कहेंगे कि आपको रेसिस्टेंस और अधिक मिलने वाला है। वही यहाँ पर भी है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने किसी तरह से आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो करवाते कौन है? ये बैटरी इसको प्रेशर दे रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स को कि नहीं भागो भागो भागो, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर में टेम्परेचर तेज कर दिए तो उसमें प्रेजेंट जो एटम्स हैं वो भी वाइब्रेशन में आ गए, वो ज़्यादा मूवमेंट में आ गए, और ज़्यादा मूवमेंट में आने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को अब चलने में और अधिक दिक्कतें आने लग गई। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि जैसे अगर टेम्परेचर अधिक करेंगे तो रेसिस्टेंस अधिक हो जाएगा, है ना। जितना अधिक आप टेम्परेचर करेंगे रेसिस्टेंस उतना अधिक हो जाएगा, जितना कम टेम्परेचर आप इसमें डालेंगे उतना रेसिस्टेंस कम होगा। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर अधिक करेंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेसिस्टेंस भी घट जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। यदि आपको लगा कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके दोस्तों के लिए भी फायदेमंद होगा तो आप उन्हें भी जम के शेयर कीजिए। सब्सक्राइब अभी तक कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किया है तो फटाफट पहले सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को तो जरूर ही प्रेस करना, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आप लोग से एक नए वीडियो में ऐसे ही इसका नेक्स्ट के टॉपिक को लेकर। तो आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।